अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था एमसीक्यूज़ का, जिसमें हमने 30 तक एमसीक्यूज़ जो थे वो किए थे। और आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करेंगे। ये पेपर है पैथोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का, जो कि ऑल बीएस एंड नर्सिंग वाले बीएस जितने भी बीएस पैरामेडिक्स वाले हैं वो सारे ये पेपर उनके लिए है। सबको आता है। ये पेपर केएमयू का ओरिजिनल पेपर है और हमने बस प्रिंट आउट करके यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करता जाऊंगा जिसके करेक्ट ऑप्शन है। अगर कोई डाउट है तो मैं गूगल में सर्च करके आप लोगों को उसके पिक्चर्स या डिटेल्स भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने पढ़ा था। अभी आगे हम पढ़ रहे। Ulceration to the left hand of an 18-year-old male was sutured, and after the suture were removed after a week later, healing continued. However, the site of wound become disfigured by prominent raised nodular scar that develop over the following 2 months. What process occur? जब एक इंजरी हो जाए और उसकी फिर हीलिंग जब होती है तो उसमें एक स्कार बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? केलाइट फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज artery thromboembolism least likely to produce an infarct? अच्छा जी, ये हमें क्या कहते हैं? तो स्टेटमेंट को आप लोग देख लें। ये जो थ्रम्बो एम्बोलिज्म है आर्टरीज में जो होती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज एन आर्टरी थ्रम्बो एम्बोलिज्म लीक लाइकली। ठीक है, तो ये हमेशा लीवर में होता है। ठीक है। और इसके डिटेल जो है ना वो आप लोग टॉपिक्स में देख ले कि टॉपिक में इसके डिटेल क्या है। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाता क्योंकि फिर एमसीक्यूज रहते हैं, तो हम पेपर को कंप्लीट करते हैं राइट ऑप्शंस के साथ। मैं सिर्फ राइट ऑप्शन बताऊंगा कि ये राइट ऑप्शन है और रीजंस आप लोगों ने खुद देखने हैं। 33 ऑप्शन। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 21 years old female सस्टेन मल्टीपल इंजरीज। एक 21 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको बहुत सारे इंजरीज है, इंक्लूडिंग फ्रैक्चर ऑफ राइट फीमर। उसकी जो राइट लेग है, जो राइट फीमर है, उसमें क्या है? फ्रैक्चर है। राइट टिबिया एंड लेफ्ट ह्यूमरस, ह्यूमरस में भी इंजरी है, फीमर में भी इंजरी है, मल्टीपल इंजरीज है उसको। दिस फ्रैक्चर आर स्टेबलाइजिंग एट सर्जरी सून after admission to the hospital. ठीक है। She is in stable condition. However, 2 days after admission, she suddenly become severely dysphenic. What most likely happened to produce her sudden respiratory difficulties? ये एक तो पेट एम्बोलिज्म भी है। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन हमें बताया गया है कि 48 आवर्स गुजरने के बाद जो है हॉस्पिटल में, अगर फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल में है तो 48 आवर्स के बाद उसको मुख्तलिफ बीमारियां उस पर अटैक कर सकती है। वो रीज़न क्या है वो भी आप लोग जानना चाहेंगे तो वो जान ले, क्योंकि 48 आवर्स के बाद जो है बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो फिर पेशेंट पर अटैक करते हैं और उससे मुख्तलिफ टाइप ऑफ बीमारी जो है ना वो लगते हैं। उन बीमारियों का नाम क्या क्या है वो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, पेशेंट विद एन इनहेरिटेड डिफिशियंसी ऑफ वन villi brand vector have spontaneous bleeding under the skin. The arrangement in which of the following steps in hemostasis is most likely affected in such individuals? प्लेटलेट्स एडहेशन जो है ये क्या होते हैं? ये हमारे पास ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं ऐसे कंडीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a 44-year-old male suffer an acute myocardial infarction. 44-year-old male है, उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, हार्ट में मसला है। ठीक है। After this event, his ejection fraction is only 30% with reduced cardiac output. वो जो है ना ejection वो भी कम है, ejection fraction, और कार्डिक आउटपुट भी जो है वो भी रिड्यूस हो गया है। ही डेवलप इंक्रीजिंग पल्मोनरी एडिमा, उसमें पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। हाउ डज दिस एडिमा अकर? ये एडिमा किस तरह होता है? इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये क्या है? इस पर मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बहुत सारे वो बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से फिर ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। प्लेटलेट्स एडहेशन जो है ना ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि थ्रोम्बस जो है वो ज़्यादा पढ़ ले, एम्बोलिज्म पढ़ ले, एडिमा से भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लेटलेट से भी आते हैं, ब्लड
जो फिजियोलॉजी है वहाँ से भी पैथोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों के जो टॉपिक्स है वो ज़्यादातर रिलेट करते हैं हेमाटोलॉजी से। पैथोलॉजी और हेमाटोलॉजी के टॉपिक्स ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो आप लोग उसे डिटेल के साथ जो है ना वो देखें। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आता है, वो हमारे पास है 36। After falling in the bathtub and striking her head, a 78-year-old female become increasingly somnolent. A day later, a head compute tomography scan demonstrated an accumulation of fluid beneath the dura। अच्छा जी, ये हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, हेड की बात कर रहे हैं। तो हेड के इर्द गिर्द जो है हमारे पास तीन मेनिंजेस है। डाप से भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है, और पैड से भी हम याद कर सकते हैं। पायामीटर, एरेक्नाइड, ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर, पायामीटर, एरेक्नाइड मीटर एंड पायामीटर। उसकी बात हो रही है कंप्रेसिंग द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर हमारे पास है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारे पास है, उसकी बात हो रही है। व्हाट इज द बेस्ट टर्म फॉर दिस कलेक्शन? हेमाटोमा हमेशा जो है ना हमारे पास वहाँ पर होता है। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी कमज़ोर है तो ये स्टेटमेंट मैंने खुद पहले पढ़े नहीं है, बस एक दफ़ा रीड किया है। प्रोनाउंसिएशन वैसे भी हमारे इंग्लिश की कमज़ोर है, तो आप लोग खुद भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और फिर स्टेटमेंट को डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। मैं अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में अभी जाऊंगा तो ये एक क्वेश्चन हमसे 5 to 10 मिनट्स ले सकते हैं। इस वजह से मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, बस आपको करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ड्यूरिंग रूटीन vaginal delivery of an term infant, a 23-year-old female with इन अनकम्प्लीटेड प्रेगनेंसी, 23-ईयर-ओल्ड फीमेल है जिसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं है, डेवलप सडन डिस्पनिया विद साइनोसिस एंड हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या है ये इस पर एमसीक्यूज आते हैं, साइनोसिस क्या है ये भी सीख ले, और डिस्पनिया जो है ना बहुत दफ़ा इस एमसीक्यूज में आया गया है, तो ये चीज़ें सीख ले। शी देन सफ़र अ जनरलाइज्ड। अब इसको क्या होगा, एक 23-ईयर-ओल्ड फीमेल जब उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जनरलाइज सीजर फॉलोड बाय कॉमा, ठीक है, हर कंडीशन डज नॉट इम्प्रूव ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट हर पेरिफेरल आर्टरीज। ये है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अब एम्बोलिज्म से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो आप लोग एम्बोलिज्म डिटेल से पढ़ लें। और ये जो स्टेटमेंट्स है बहुत सारे लंबे हैं, लेकिन पैथोलॉजी में ये बात याद रख लें कि पैथोलॉजी में हमेशा लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आते हैं इस तरह, और उससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और उस लंबे लंबे स्टेटमेंट्स के रीज़न ये होती है कि उसमें आपको कंफ्यूज कर कर के जो है ना आगे क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन लास्ट में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ज़रूर लंबे लंबे स्टेटमेंट्स को पढ़ ले, और उसकी प्रोनाउंसिएशन जो अगर मेरी तरह वीक है तो उस पर भी काम करना चाहिए। अ 45-ईयर फीमेल इन अ गुड हेल्थ, 45-ईयर फीमेल है, उसकी कंडीशन जो है ना वो गुड है, ठीक है, उसकी जो मेंटल या हेल्थ कंडीशन है वो ठीक है, विद नो मेडिकल प्रॉब्लम, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम कोई नहीं है। शी टेक नो मेडिकेशन। एट द एंड ऑफ द 8 hours shifting working at her job as a bank teller, she noticed that there is swelling of her lower leg and feet। नीचे जो लेग है या फीट है, पाँव की बात कर रहे हैं, वहाँ पर स्वेलिंग है। even there was no swelling at the beginning of the day, there is no pain or uh, arrhythmia associated with the swelling, which of the following mechanism best explain how this phenomenon occurred। ये एक फिनोमिना किस तरह हुआ है, और उसके लेग में पहले स्वेलिंग नहीं था अब स्वेलिंग आ गया है, तो ये किस तरह हुआ है। इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, इस पर दो क्वेश्चन इससे पहले भी आए और अभी भी आए, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एम्बोलाई फ्रॉम द वेन ऑफ जनरल circulation pass through an artery or ventricle septal defect entering of an artery general circulation। अच्छा जी, पैराडॉक्सल एम्बोलाई, इसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सल एम्बोलाई। देखिए जी, एम्बोलिज्म से क्वेश्चन ज़्यादातर उठाते हैं, थ्रम्बस से, जो थ्रम्बस है
ठीक है, जो थ्रोम्बाई बनते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो थ्रम्बो एम्बोलिज्म है या हमारे पास प्रेशर जितने भी है वहाँ से, या एट्रोपी निक्रोसिस एपोप्टोसिस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास मौजूद है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर एट द बॉडी इन द बॉडी एक्सेप्ट। सारे जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे बॉडी में प्रेशर को डिक्रीज करे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन एक है जो नहीं डिक्रीज करता, मिलरॉयज डिजीज। मिलरॉयज डिजीज क्या है, तो डिजीज भी पढ़ ले। एक मैं बात भूल गया कि आप लोगों को पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये अगर निक्रोसिस आप लोगों ने पढ़ लिया, एपोप्टोसिस पढ़ लिया, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लीजिया, डिस्प्लीजिया, ये सारी चीज़ें, तो इनकी ये दो एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इनके दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। कल भी बहुत सारे एमसीक्यूज से आए थे और आज भी जो है ना इंशाल्लाह इस एमसीक्यूज आगे आएंगे। तो ये इनके फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चन जो है ना वो उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, diminished outflow lead to capillary bed swollen with the deoxygenated blood and resulting in cyanosis is called। उसको हम कंजेशन बोलते हैं। अब कंजेशन क्या है, हाइपरीमिया क्या है, लिम्पिडीमा क्या है, या पल्मोनरी एडिमा क्या है, ये सारी चीज़ें एडिमा में आप लोग पढ़ सकते हैं, या इसके जो अदर टॉपिक्स है उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये उन टॉपिक से उठाए जाते हैं। अगर आप ओरिजिनल पेपर, ये भी ओरिजिनल पेपर है, अगर आप वो लोगो वाले पेपर को देख लें तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, मैंने कल भी बताया कि 5 से 7 तक या 10 तक जो क्वेश्चन है वो बाकी सोर्सेज से उठाते हैं, लेकिन जो बुक है उसके स्टेटमेंट्स, उसके स्लाइड जो उनके है वहाँ से बहुत सारे उठाते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डेथ रिसेप्टर पाथवे। डेथ रिसेप्टर पाथवे कौन सा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, क्लासिकल पाथवे, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ना है। ये कौन से टॉपिक में है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों है। अच्छा जी, ये उधर भी आया है फार्माकोलॉजी में, फार्माकोलॉजी के भी कुछ टॉपिक पैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो भी आप लोगों ने पढ़ना है। द एब्रिवेशन ऑफ APAF इज APAF 1 इज, तो ये कौन सा है, एपोप्टोसिस एसोसिएटेड फैक्टर 1। ये हमारे पास है। मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से तकरीबन हर पेपर में दो क्वेश्चंस तो आते आते हैं कि बक्स क्या है, BX, ये जो वो है ना उसके नेम्स है, 4-5 नेम्स है, याद रखना जो है ना ज़रूरी है। साइटोक्रोम C पर भी MCQs आते हैं, तो ये भी याद रखना है कि ये किसके काम आते हैं, क्यों, उसकी जो फंक्शन है, पैथोलॉजी है वो क्या है, उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के ना याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, ग्लूकोज द राइट ऑप्शन अबाउट दैट सेल विच इज इन्वॉल्व एंड रिपेयरिंग प्रोसेस। वो कौन सी सेल है जो राइट ऑप्शन, वो कौन सा है जो सेल विच इन्वॉल्व इन रिपेयरिंग प्रोसेस। रिपेयरिंग प्रोसेस में कौन सा सेल जो है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। देखिए जी, ये लेबाइल सेल क्या है, परमानेंट सेल क्या है, और स्टेबल सेल क्या है, इस पर भी एमसीक्यूज आते हैं। मैंने खुद देखे हैं एमसीक्यूज पास पेपर में से कि इस इनसे भी एमसीक्यूज आते हैं। तो ये लोग आप लोग ना इसको ज़्यादा जो है ना फोकस के साथ पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 46, लोकलाइज्ड इस्केमिक नेक्रोसिस। मैंने बताया कि नेक्रोसिस से भी एमसीक्यूज आते हैं। एरिया विद इन द टिश्यू और एन ऑर्गन ड्यू टू इम्पेयर्ड आर्टेरियल सप्लाई और ड्यू टू obstruction ऑफ venous ड्रेनेज इज कॉल्ड। इसको हम इन्फार्क्शन कहते हैं। इन्फार्क्शन क्या है, एम्बोलिज्म क्या है, अपोक्सिया क्या है, अपोक्सीमिया क्या है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो पढ़ ले, क्योंकि इससे भी एमसीक्यूज आते हैं। रिवर्सिबल इंजरी क्या है और इरिवर्सिबल इंजरी क्या है। जो रिवर्सिबल इंजरी है वो भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और इरिवर्सिबल भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये दोनों भी आप लोगों को आना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो इन्फार्क्शन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग पेट एम्बोलिज्म एक्सेप्ट। तो मैंने बताया कि एम्बोलिज्म से ये आप लोग देखिए 4-5 क्वेश्चन इस पेपर में से उठाया गया। ये 2021 का पेपर है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन एम्बोलिज्म से उठाए गए हैं। अच्छा जी, नॉट इन्वॉल्व प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन डेवलप इन द बॉडी। खून से कॉम्प्लिकेशन, तो आर्टेटिक एनोरिज्म जो है ना वो डेवलप होते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस क्या है? ब्लड एंड वॉमिटिंग। अच्छा जी, 50 तक हम पढ़ते हैं, 50 के बाद इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। एबनॉर्मल आयोर्टिक और arterial dilation due to some obstruction or thrombosis and also increase chances of rupturing or laceration of vessels and cause hypovolemic shock। अच्छा जी, शॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एमसीक्यूज आते हैं, तो एनरिज्म इसका भी करेक्ट ऑप्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे, और जो भी कॉम्प्लिकेशन है या जो भी चीज़ें हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, आगे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पेपर जो है ना वो मैं अभी वो चीज़ें मैंने पढ़ भी नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास पेपर आप लोगों के सामने लाकर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और लाकर आप लोगों को सिर्फ उसके करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद पढ़े हैं, और मैं आप लोगों के साथ भी उसके डिटेल शेयर कर सकता हूँ। जो चीज़ें मैंने खुद नहीं पढ़े, वो चीज़ें आप लोग डिटेल से पढ़ लें, और इससे आपके पेपर आते हैं, और इंशाल्लाह मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें, और आपके पेपर इससे कवर हो जाएंगे। और ख़ुद भी अपने लिए दुआएं करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।